8. किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद तुमने उन बॉडीज के साथ क्या किया? हमने सब जगह छान मारा। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी सारी बॉडीज को ठिकाने लगाते हुए तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं? क्या तुमने उन बॉडीज को अपने घर के पास कहीं दफन किया है? हमें वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बॉडीज को हमने घर के पास वाले कनाल में फेंक दिया। हाँ, और कपड़ों को जला दिया। उस कनाल में कई भूखे मगरमच्छ होते हैं। वो बेचारी बॉडीज मगरमच्छ का खाना बन गई होंगी। ये कहते हुए अश्विन के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उस हंसी को देखकर सोनाली काफी डर गई और शायद इस हंसी को अब वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। अपने लविंग हस्बैंड का ये रूप देख के सोनाली सुन्न हो गई थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो हस्बैंड उसे इतना प्यार करता था, हमेशा उसका ध्यान रखता था, वो एक मर्डरर है। वो सब बॉडीज, वो सारे एविडेंसेस उन मगरमच्छों के पेट में होगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो एविडेंसेस तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। शहर इंदौर। यहाँ डॉक्टर अश्विन नाम का एक जाना माना डॉक्टर रहता था। सोसाइटी में उसकी काफी इज्जत थी और लोग उसे काफी मानते भी थे। पर इस परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपी थी डॉक्टर अश्विन की काली करतूतें। एक मर्डरर जो सोसाइटी के हर उस डेथ की। सोनाली शर्मा, डॉक्टर अश्विन की वाइफ, आज अपने हस्बैंड के लिए खाने में कुछ खास बना रही थी। आजकल मूडी चल रहे अपने हस्बैंड को रिझाने का ये उनका प्रयास था। बिरयानी से लेके ककड़ी के रायते तक खाने में सब कुछ डॉक्टर अश्विन के पसंद का बना था, पर उन्होंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। डॉक्टर अश्विन गहरे ख्यालों में खोए हुए थे और उन्होंने ये तक नोटिस नहीं किया कि सोनाली ने उनकी पूरी प्लेट बिरयानी से भर दी है। अश्विन, क्या हुआ है तुम्हें? चौधरी मिसिंग है। अश्विन की आवाज में थकावट साफ नजर आ रही थी। क्या क्या मतलब? मिसिंग है? वो कैसे? कल रात के बाद चौधरी को किसी ने देखा नहीं, ना ही किसी को उसने कांटेक्ट किया है। पर उसके घर वालों में से तो कोई उसके कांटेक्ट में होगा। डॉक्टर अश्विन अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए फिर से सोचने लगे। चौधरी डॉक्टर अश्विन के यहाँ काम करता था। अश्विन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के साथ ही एक छोटी सी गैस की एजेंसी भी चलाते थे। डॉक्टर अश्विन अपने प्रोफेशन की वजह से काफी बिजी रहते थे और इसी वजह से उन्होंने गैस एजेंसी को संभालने के लिए चौधरी को काम पर रखा था। गैस एजेंसी के साथ ही चौधरी क्लिनिक में भी मदद करता था और बाकी सब वो काम करता था जो डॉक्टर अश्विन उसे बताते थे। चौधरी अश्विन की फैमिली का हिस्सा बन गया था। काम के सिलसिले में चौधरी अक्सर डॉक्टर अश्विन के घर आता जाता रहता था। धीरे धीरे वो सोनाली के भी करीब आ गया था और उसे अपनी बहन मानता था। वो सोनाली को हमेशा भाभी भाभी कहकर बुलाता था और उसका मिसिंग होना डॉक्टर अश्विन को जितना अफेक्ट कर रहा था उतना ही सोनाली को भी कर रहा था। मुझे नहीं लगता चौधरी के घर वाले उसके कांटेक्ट में होंगे। काम के सिलसिले में उसे अक्सर घर से बाहर ही रहना पड़ता था। उसके घर वालों ने तो नोटिस भी नहीं किया होगा कि वो मिसिंग है। यार, सोनाली अपने घर वालों से नहीं पर मुझसे तो यूजुअली कांटेक्ट में रहता था। सो फिर कहाँ गया होगा वो? किसी दूसरे शहर तो नहीं चला गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा। हमारा ऐसा कोई भी काम नहीं बचा था जिसके लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़े, और अगर जाना भी पड़ता तो मुझे इन्फॉर्म करके जाता। अश्विन, तुमने उसे कॉल करके देखा? ऑफ कोर्स, पूरे दिन कॉल कर रहा था उसको मैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अश्विन और सोनाली एक दूसरे को देख रहे थे। चौधरी के ना मिलने से इतनी ज्यादा टेंशन होना थोड़ा अजीब था, पर अब सोनाली को इसकी आदत हो गई थी। काफी दिनों से अश्विन का मूड भी ठीक नहीं था। डॉक्टर अश्विन एक ऐसे इंसान था जो अपने काम को काफी सीरियसली लेता था। क्लिनिक और गैस एजेंसी, इन दोनों को चलाने में वो काफी बिजी रहता था। घर में कभी भी आना कभी भी जाना एक आम बात हो गई थी, और इन्हीं सब की वजह से सोनाली ने आज अश्विन की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। पर कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि जो कुछ भी चल रहा है उसे बिरयानी फिक्स नहीं कर सकती। अश्विन का बिहेवियर काफी बदल गया था। अश्विन के इस बिहेवियर के बारे में सोनाली ने अपनी बहन से बात की। उसकी बहन को लगने लगा कि अश्विन का पक्का
कहीं अफेयर चल रहा है। मर्द तभी घर लेट आने लगता है जब उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। मेरी बात याद रखना, उसका कहीं ना कहीं जरूर चक्कर चल रहा है। तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। कुछ समय के लिए सोनाली को भी अपनी बहन की कही हुई बात पर भरोसा होने लगा था। अश्विन की हरकतें भी इस संदेह को बढ़ाने में हाथ बटा रही थी। अश्विन सारे पर्सनल कॉल्स अपने ऑफिस में ही लेता था और जब भी वो अपने फोन पर बात कर रहा होता था अपने ऑफिस का डोर बंद ही रखता था। पर चाहे अश्विन की हरकतें कितनी भी संदेहास्पद हो या उसके बिहेवियर में कितना भी चेंजेस आ गया हो, वो सोनाली को अभी भी उतना ही प्यार करता था जितना वो पहले करता था। सोनाली के प्रति उसका बिहेवियर कभी चेंज नहीं हुआ। वो आज भी उसे प्यार से ट्रीट करता था और अपनी मेहनत की कमाई उसकी झोली में डाल देता था। और चौधरी के होने की वजह से सोनाली को कभी ये जानने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि उसका हस्बैंड कहाँ है, क्या कर रहा है। उसे हमेशा पता होता था कि अश्विन कहाँ जाता है, क्या करता है। पर आजकल अश्विन का घर आने जाने का समय काफी चेंज हो गया था। वो कभी घर जल्दी आ जाता था तो कभी देर रात तक उसका कोई पता नहीं होता था। वो काफी समय घर पर बिताने लगा, काफी घंटों टीवी देखते हुए तो कभी रातों को सोते समय घंटों खिड़की के बाहर देखता रहना। काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। अश्विन सोनाली की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, इट्स फाइन, चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। पर चौधरी, उसे छोड़ो, बैठा होगा कहीं किसी कोठे पे, मैं कल सुबह उसे ढूंढ के लाता हूँ। अश्विन की बात पर दोनों हंसने लगते हैं। काफी दिनों बाद सोनाली ने अश्विन को हंसते हुए देखा था। वो तो भूल ही गई थी कि अश्विन हंसते हुए कैसा दिखता है। लंबे समय बाद इस घर में हंसी की आवाज आई थी। अश्विन के बिहेवियर ने तो सोनाली को टेंशन में डाल दिया था। अब जाके कहीं उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, पर हाँ, उसके मन में अभी भी थोड़ी बेचैनी थी। अश्विन को इतनी भूख लगी थी कि वो सोनाली के लिए ना रुके बिरयानी पर ताव मारने लगा। अरे मेरे लिए तो रुक जाते, कब से आप ही का वेट कर रही थी कि आप घर आओगे और आपको आपकी पसंदीदा बिरयानी खिलाऊंगी। क्या करूं सोनाली, इतनी भूख जो लगी है, और तुम्हारे हाथ की बनी हुई बिरयानी इतनी लाजवाब होती है कि मैं क्या, कोई भी नहीं रुक पाएगा। दोनों में हंसी मजाक चल रहा होता है कि तभी अचानक डोरबेल बजती है। एक बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार बेल लगातार बजती रहती है। दरवाजे पर कौन है ये चेक करने के लिए सोनाली अपने हाउस हेल्प को आवाज देती है, मनोज, मनोज। पता नहीं ये काम के समय ही कहाँ चला जाता है। अरे किसी काम से बाहर गया होगा, तुम ही जाकर देखो ना दरवाजे पर कौन आया है। सोनाली थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है, पर आखिर अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। सोनाली दरवाजे तक पहुंचने वाली होती है कि तभी कोई बाहर से दरवाजा तोड़ देता है। ये क्या है? कौन हो तुम लोग? मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? दरवाजे पर खड़ा होता है लोगों का हुजूम। सोनाली को चंद लम्हों के लिए कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। लोगों की भीड़ उसके घर के अंदर आ चुकी होती है। पुलिस? वो उसी जगह पर ऐसे खड़ी रहती है जैसे वो कोई पुतला हो। पुलिस वाले उसे पीछे छोड़कर अश्विन की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक ऑफिसर सोनाली को कॉर्नर में ले जाती है और बाकी सारे पुलिस वाले अश्विन को घेर लेते हैं। अरे कौन है तू? अरे मरना क्या तुझे? अरे मरना भी है तो किसी और ट्रक के नीचे आ, मेरा नहीं। बाजी, मुझे मरना नहीं है, पर पिछले 2 घंटे से इस हाईवे पर खड़ा हूं, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा था। घर जाने में भी बहुत देर हो गई है। सोचा ट्रक के सामने खड़े होकर उसे रोक के लिफ्ट लेता हूं। हाँ चल आजा। कहाँ जाना है तुझे? छोड़ देता हूँ, बस आगे तो ऐसी हरकत मत करिए। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कहाँ जाना है? बस आगे वाले टोल नाके से लेफ्ट ले लो। ट्रक ड्राइवर अश्विन के बताए हुए रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। ये तो कच्चा रास्ता लाग रहा है, मेरा ट्रक ना जाएगा यहाँ पे। आप टेंशन ना लो, ये कच्चा रास्ता शॉर्टकट है, आपका भी टाइम बच जाएगा। ट्रक ड्राइवर उस कच्चे रास्ते से जाने के लिए मान गया। अश्विन और ट्रक ड्राइवर बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। एक समय के बाद रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो जाता है।
ट्रक की लाइट छोड़ के वहां पूरी तरह से अंधेरा होता है और तभी अश्विन अपने बैग से एक चाकू निकालता है। ट्रक ड्राइवर अश्विन की इस हरकत से थोड़ा बौखला जाता है और ट्रक को रोक देता है। अरे ओए, इस चाकू के साथ क्या कर रहा है? बाजी, चाकू तो खास आपके लिए है। और अश्विन ने पलक झपकते ही उस चाकू से ट्रक ड्राइवर के गले पर वार कर दिया। एकदम से हुए इस हमले से ट्रक ड्राइवर खुद को बचा नहीं पाता और देखते ही देखते उसके गले से खून निकलने लगता है। और ये था अश्विन का पहला शिकार। ऐसे कियोटिक सिचुएशन में भी अश्विन बहुत शांति से बैठा होता है। उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं होता। तो दूसरी ओर सोनाली कुछ सोच समझने की हालत में नहीं होती। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके घर कभी पुलिस भी आएगी। जिस पुलिस ऑफिसर ने सोनाली को पकड़ के रखा होता है वो कहती है, डॉक्टर अश्विन शर्मा, मैं हूं इंस्पेक्टर प्रिया गुप्ता, इंदौर पुलिस। आपको मल्टीपल मर्डर, किडनैपिंग और इंटिमिडेशन, हाईवे रॉबरी, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी और सेल ऑफ स्टोलन गुड्स, इन सारे ही चार्जेस के अंडर अरेस्ट किया जाता है। आपको कुछ भी ना कहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में यूज किया जाएगा। सोनाली के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो शॉक थी। इंस्पेक्टर प्रिया गुप्ता ने बोली हुई कोई भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, वो भी मेरे हस्बैंड। अश्विन ऐसे कैसे कर सकता है? जरूर पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है। मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सोनाली के दिमाग में बस यही बात चल रही होती है। किसी तरह सोनाली अपने आप को संभालते हुए पुलिस वालों से कहने लगती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। आप मेरे हस्बैंड को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। सोनाली बार बार अपने हस्बैंड को बेगुनाह होने की बातें कहती है। वो पुलिस वालों से मिन्नतें करने लगती है, पर इन सब चीजों का कुछ फायदा नहीं होता। उसकी आंखों के सामने पुलिस अश्विन को ले जाते हैं। सोनाली भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है, पर 2 महिला कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया। अश्विन को पुलिस के साथ जाते हुए देखने के सिवाय सोनाली के पास कोई चारा नहीं बचता। सोनाली अपने घर से अश्विन को पुलिस की जीप में बैठते हुए देख रही थी। उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था। अपने बेगुनाह होने के बारे में एक बार भी पुलिस को ना बोलना उसके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था। आखिर अश्विन कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? वो इतनी आसानी से पुलिस के साथ कैसे चले गए? क्या कहीं पुलिस के लगाए हुए आरोप सही तो नहीं? नहीं, अश्विन ऐसा कभी नहीं कर सकते। आज हम आपके हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं। आज की रात वो लॉकअप में ही बिताएंगे और कल सुबह कोर्ट में उनकी पेशी होगी। आपको किसी लॉयर को हायर करने की जरूरत पड़ सकती है। पर अभी तो उन्हें जाने दीजिए। आप उन्हें ऐसे लॉकअप में बंद नहीं रख सकती। मिसेस शर्मा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आज की रात आपके हस्बैंड लॉकअप में ही बिताएंगे। आप अभी कुछ नहीं कर सकती। पर उन्होंने किया क्या है? मुझे भरोसा नहीं होता कि वो मर्डर, किडनैपिंग जैसे काम कर सकते हैं। वो एक नेक इंसान है। मिसेस शर्मा, क्या आप न्यूज नहीं देखती? आपको पता नहीं है कि आपके हस्बैंड कौन है? सोनाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। ये देखकर इंस्पेक्टर प्रिया कहती है, आपके हस्बैंड वो इंसान हैं जिसे मीडिया वाले डॉक्टर डेथ के नाम से बुलाते हैं। शहर इंदौर। यहाँ डॉक्टर अश्विन नाम का एक जाना माना डॉक्टर रहता था। सोसाइटी में उसकी काफी इज्जत थी और लोग उससे काफी मानते भी थे। पर इस परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपी थी डॉक्टर अश्विन की काली करतूतें। एक मर्डरर जो सोसाइटी के हर उस रूल को फॉलो करता था जो उसे एक नेक इंसान का दर्जा देती थी, पर उसके शैतानी दिमाग में कुछ और ही चलता था। ये स्टोरी है डॉक्टर डेथ की। बीस साल की सोनाली एक शांत लड़की थी जिसकी मासूमियत अभी भी बरकरार थी। वो पढ़ने में भी आगे थी। सोनाली ने फिलहाल में ही अपने बैचलर्स इन एजुकेशन की फाइनल एग्जाम दी थी।
उसने आगे की पढ़ाई का भी प्लान बना लिया था। वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो दुनिया को देखना और समझना चाहती थी। पर एग्जाम के कुछ ही दिन बाद उसके पापा ने अपने कमरे में कुछ जरूरी बात करने के लिए बुला लिया। आखिर पापा ने क्या बात करने के लिए मुझे बुलाया होगा? वो ऐसे तो कभी बात करते नहीं हैं। फिर आज ऐसे क्या हो गया कि उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया है? पापा, आपने मुझे बुलाया था? सोनाली थोड़ा हड़बड़ाते हुए अपने पापा से पूछती है। हाँ बेटा, तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी थी। आज ही शुक्ला अंकल मिलने आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आजकल क्या कर रही है, पढ़ाई पूरी हुई या नहीं। फिर तुम्हारी शादी की बात निकली। वो कह रहे थे उनके जानने में एक लड़का है, काफी अच्छा खानदान है। वो कह रहे थे अगर सोनाली को मंजूर हो तो एक बार लड़के वालों से मिल सकती है। क्या? शादी? शादी का नाम सुनते ही सोनाली चौंक गई। 20 साल की सोनाली के लिए ये काफी बड़ा धक्का था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसके मम्मी पापा उसके लिए शादी का रिश्ता ढूंढ लाएंगे। अपनी फाइनल एग्जाम दे के बैठी सोनाली मास्टर्स के लिए कहाँ एडमिशन लेना है ये सोच रही थी। कम से कम अगले 3 सालों तक उसका शादी करने का कोई प्लान नहीं था। उसे मास्टर्स की पढ़ाई करनी थी और शादी से पहले एक टीचर के रूप में वर्क एक्सपीरियंस लेना था। सोनाली के सपनों को तो जैसे उसके पापा ने एक झटके में तोड़ दिया। लेकिन पापा, अभी तो मैं बस 20 साल की हूँ। अभी से मेरी शादी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? सोनाली का इस तरह जवाब देना उसके पापा को कतई पसंद नहीं आया। वो थोड़ा गुस्से में भी आ गए थे। सोनाली की बहन की शादी भी उसके पापा ने महज 22 साल की उम्र में करा दी थी। मुझे इस विषय पर कुछ नहीं सुनना है। तुम कल उस लड़के से मिलोगी। पर क्यों पापा? आप शादी की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? देखो सोनाली, मैंने अपना फैसला कर लिया है। पर पापा, मुझे आगे भी पढ़ना है। मैं भी तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। लड़का अच्छे खानदान से है, डॉक्टर है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। सोनाली का पापा के साथ बहस करना कुछ काम नहीं आया। अगले दिन सुबह सुबह ही डॉक्टर अश्विन शर्मा सोनाली को देखने के लिए उसके घर आ गए। एक तरफ सोनाली के मम्मी पापा लड़के के घर वालों से बात कर रहे थे, तो दूसरी ओर डॉक्टर अश्विन और सोनाली घर के गार्डन में अकेले में बात कर रहे थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। दोनों की ये पहली ही मुलाकात थी। सोनाली ही नहीं बल्कि डॉक्टर अश्विन भी ऑकवर्ड हो गए थे। दोनों के ही मन में काफी सारे सवाल थे एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों ही बात करने से हिचकिचा रहे थे। सोनाली को डॉक्टर अश्विन की एक बात जरूर पसंद आई, और वो थी उनका टिपिकल डॉक्टर जैसा ना होना। उन्होंने सोनाली के सामने खुद को स्ट्रांग या डोमिनेटिंग प्रेजेंट नहीं किया। डॉक्टर अश्विन काफी नॉर्मल लग रहे थे, एक इंसान जो अपनी रूट से जुड़ा हुआ है। 1 साल पहले ही मुझे आयुर्वेद में डॉक्टर की डिग्री मिली है, पर बिजनेस काफी अच्छी तरह से चल रहा है। आप लोगों का इलाज करने के पवित्र प्रोफेशन को बिजनेस कहते हैं? हाँ, वैसे तो मुझे इसे बिजनेस नहीं कहना चाहिए, पर इसे और क्या कहूँ मुझे नहीं पता। लोग हमेशा बीमार होते रहते हैं और बार बार ट्रीटमेंट लेने के लिए आते रहते हैं। मैं बस उन्हें प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूँ और मेडिसिन बेचता हूँ। ये उन्हें खुश रखता है और मुझे अमीर। इसे अब बिजनेस नहीं तो क्या कहेंगे, है ना? सोनाली इस पर कुछ न कहते हुए बस मुस्कुरा दी। फिर डॉक्टर अश्विन ने मेन टॉपिक को हाथ लगाते हुए सोनाली से पूछा, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। मुझे जल्दी शादी करके सेटल होना है और मेरे हिसाब से आपकी और मेरी जोड़ी बहुत जमेगी। डॉक्टर अश्विन की ये कहते ही सोनाली उनकी आंखों में देखने लगी। मुझे आगे की पढ़ाई भी करनी है और उसके बाद जॉब। अश्विन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता आपके काम करने से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, पर मेरी फैमिली जिस तरीके की है उनके लिए ये छोटी छोटी चीजें काफी मैटर करती हैं। अपने प्रोफेशन से काफी ज्यादा कमा लेता हूँ। हम दोनों एक अच्छी और सेटिस्फाइड लाइफ जी पाएंगे। सो तुम अगर बाहर काम करने जाओगी तो हमारी फैमिली के बारे में लोग उल्टा सीधा कहेंगे। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम कर सकती हो, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ, मेन इशू है मैं अपनी फैमिली के साथ झगड़ नहीं सकता। ये सब तुम्हें खुद अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। मुझे लगा था हस्बैंड अपनी वाइफ को हमेशा सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। हाँ, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, पर कॉम्प्रोमाइज तो वाइफ को ही करना पड़ता है। हजारों सालों से ये चलते आया है।
और मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी चेंज होने वाला है। इसे चेंज होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। पर हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ दूंगा। मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। पहली मुलाकात के बाद सोनाली को डॉक्टर अश्विन थोड़ा बहुत तो पसंद आ ही गए थे। सोनाली को वो एक ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट इंसान लगे थे। सोनाली को उनकी पर्सनैलिटी में कोई झूठ महसूस नहीं हुआ। वो जैसा था वैसा उन्होंने सोनाली के सामने खुद को प्रेजेंट किया था। सोनाली के हिसाब से वो एक अच्छे इंसान थे जो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेंगे। पर सोनाली अभी तक श्योर नहीं थी कि वो शादी के लिए रेडी है या नहीं। वो एक अच्छा पार्टनर तो था, उसमें कोई शक नहीं। सोनाली को पता था कि वो खुद को कितना भी झूठा दिलासा दे दे, लेकिन शादी के बाद औरतों को बाहर काम करने की परमिशन नहीं मिलती। और वही चीज अब उसके साथ होने वाली थी। सोनाली के मन में विचारों का एक बवंडर तैयार हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने का जो उसका सपना है उसे चुने या फिर डॉक्टर अश्विन के साथ शादी कर ले जो उसे एक अच्छा और बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं। साथ ही सोनाली ये भी नहीं चाहती थी कि उसके काम करने को लेके दोनों घरों में कोई कलह हो जाए। आखिर में काफी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि वो इस शादी के लिए तैयार है। पापा को भी उसने अपने डिसीजन के बारे में बता दिया। अश्विन का कहना था कि सोनाली को कम से कम 21 का होने दिया जाए, उसके बाद शादी करते हैं। और फिर पहली मुलाकात के 6 महीने बाद साल 1988 की शुरुआत में डॉक्टर अश्विन और सोनाली ने शादी कर ली। मिसेस शर्मा, पानी लीजिए। सोनाली ने अपने थरथराते हाथों से इंस्पेक्टर प्रिया से पानी का गिलास लिया। अश्विन को अरेस्ट किए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। सोनाली के साथ अभी 2 फीमेल कांस्टेबल्स उसी डाइनिंग रूम में मौजूद थे। आस पड़ोस में अश्विन की गिरफ्तारी के बारे में भी पता चल गया था और अश्विन के घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पुलिस ने उन्हें भगाने की काफी कोशिश की, पर फिर थोड़ी देर में भीड़ जुट जाती थी। इंस्पेक्टर प्रिया को समझ आया कि भीड़ को समझाने का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने सब इंस्पेक्टर भोंसले को भीड़ को इग्नोर करके डॉक्टर अश्विन के घर का दरवाजा अंदर से बंद करने का ऑर्डर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद सब इंस्पेक्टर भोंसले और उनकी टीम केस से संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए अश्विन के घर की तलाशी लेने लगे। भोंसले और उनके साथी घर का कोना कोना छान मार रहे थे। छोटी से छोटी चीज को भी काफी ध्यान से जांचा परखा जा रहा था। सोनाली पुलिस को इस तरह से घर की तलाशी लेते देख टूटने लगी थी। ये किसी बुरी सपने से कम नहीं था। जिस घर को उन्होंने बड़े प्यार से सजाया था, आज उसी घर को पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए तहस नहस कर रही थी। सोनाली से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। इंस्पेक्टर प्रिया सोनाली के मन में जो तूफान चल रहा था उसे भांप चुकी थी। सोनाली के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, मिसेस शर्मा, मुझे पता है आपके लिए काफी कठिन समय है, खुद को संभालिए। घर की तलाशी लेती पुलिस को देखकर सोनाली कहती है, आखिर मेरे घर में ये सब चल क्या रहा है? मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ मिसेस शर्मा, पर पहले आपको मेरी बातों पे ध्यान देना होगा। आपने अश्विन को डेथ बुलाया, डॉक्टर डेथ। प्लीज एक्सप्लेन, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ मिसेस शर्मा, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले आपको मेरी बातों पे ध्यान देना होगा। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। सोनाली ने जैसे तैसे करके खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में भूचाल आ रहा था। लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इस पल में उसे स्ट्रांग रहने की काफी जरूरत थी। जो कुछ भी अश्विन के साथ हो रहा था उसे फेस करने की जरूरत थी। सोनाली ने इंस्पेक्टर प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या आपके हस्बैंड के पास कोई लॉयर है? अगर है तो आपको तुरंत उनसे कांटेक्ट करना होगा। और हाँ, उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए कह दीजिए। जब चार्जेस फाइल हो जाएंगे तब शायद जज डॉक्टर अश्विन को बेल पर रिहा कर सकते हैं। सोनाली लॉयर का नंबर ढूंढने लगी। सोनाली की हालत काफी खराब हो गई थी। वो बस रोए जा रही थी।
और उसी हालत में वो फोन बुक में लॉयर का नंबर ढूंढ रही थी और आखिर 10 मिनट की मशक्कत के बाद उसे फोन बुक में लॉयर का नंबर मिल ही गया। हेलो, लॉयर वर्मा जी से मेरी बात हो रही है? मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। अश्विन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्लीज आप जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचिए। हाँ, प्लीज जल्दी जाइए। सोनाली ने जैसे तैसे लॉयर से बात कर ली और इंस्पेक्टर प्रिया के सामने आकर बैठ गई। मिसेस शर्मा, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा गहराई से सोचें और बताएं कि डॉक्टर अश्विन के काम के बारे में आपको एग्जैक्टली क्या पता है। इस सवाल से सोनाली सोच में पड़ गई। आप कहना क्या चाहती हैं? वो एक डॉक्टर हैं, है ना? और उनकी खुद की एक गैस एजेंसी है। गैस एजेंसी होना या दो बिजनेस करना कोई अपराध तो नहीं है ना? मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड के वर्क के बारे में आपको क्या क्या पता है। चलिए उनके गैस एजेंसी से शुरू करते हैं। सोनाली चेयर पर टिक कर बैठ गई और वो सब याद करने लगी। उन्होंने 1994 में गैस एजेंसी शुरू की थी। वो हमारे लिए काफी मुश्किल समय था। हम शादी के बाद बहुत खुश रहते थे, पर अश्विन को हमेशा लगता था कि वो जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। अश्विन को लगा वो एक चांस तो ले ही सकते हैं और अपने दोस्त की गैस एजेंसी में 11 लाख लगा दिए। पर हुआ सब कुछ उल्टा। उनका दोस्त पैसे लेके भाग गया। उसने मेरे हस्बैंड के साथ धोखा किया। अश्विन ने उस दोस्त को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो बस चाहते थे कि उनके पैसे वापस मिल जाए। और काफी दिनों तक ढूंढने के बाद भी जब उस दोस्त का पता नहीं चला तो वो बहुत निराश हो गए थे। हमारे पास जितनी भी सेविंग्स थी हमने वो पूरी उस गैस एजेंसी में लगा दी थी। फिर उन्होंने अपनी एक गैस एजेंसी क्यों शुरू की? अश्विन और कर भी क्या सकते थे? वो एक डॉक्टर थे। आपको पता है हमारे लिए कितना शर्मनाक होता अगर लोगों को पता चल जाता कि एक डॉक्टर के साथ किसी ने पैसों की धोखाधड़ी की है। अश्विन को खुद की इज्जत बचानी थी। अश्विन ने लगभग सबको बता दिया था कि हम गैस एजेंसी ओपन करने वाले हैं। तो फिर ना चाहते हुए भी अपनी नाक को बचाने के लिए अश्विन को गैस एजेंसी ओपन करनी पड़ी। शुरुआत में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आखिरकार बिजनेस चल निकला। इंस्पेक्टर प्रिया ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा। वो बस शांत खड़ी रही और फिर प्रिया ने सोनाली से पूछा, क्या आपको पता है डॉक्टर अश्विन ने 10 साल पहले जो गैस एजेंसी शुरू की थी वो फेक थी? क्या? सोनाली आगे कुछ कहते उसके पहले ही सब इंस्पेक्टर भोंसले रूम में दौड़ते हुए आए। मैम जल्दी आइए, यहाँ बेसमेंट की तरफ। सोनाली को वहीं छोड़कर प्रिया भागते हुए भोंसले के पीछे चली गई। सोनाली अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसकी घबराहट अब और बढ़ने लगी थी। 5 मिनट बाद भोंसले अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ बेसमेंट से बाहर आए। भोंसले और उनके साथियों के हाथों में एविडेंस बैग थे जिसमें बुक्स और कुछ सिल्वर इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो दूसरी ओर इंस्पेक्टर प्रिया सबसे आखिर में बेसमेंट से बाहर निकली। उनके हाथ में सिंगल एविडेंस बैग थी जिसमें कुछ रेड और व्हाइट कलर का दिख रहा था। मिसेस शर्मा, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हम वहाँ जाकर बात करते हैं। पर ऑफिसर, आखिर हुआ क्या है? आपको बेसमेंट से क्या मिला? इंस्पेक्टर प्रिया को अब सोनाली पर दया आने लगी थी। वो सोच में पड़ गई थी कि क्या सच में सोनाली को अपने हस्बैंड के क्राइम्स के बारे में कुछ नहीं पता, या बस वो अनजान होने का नाटक कर रही है। प्रिया ने सोनाली के सामने वो एविडेंस बैग रखा और जैसे ही सोनाली ने उस बैग को देखा वो बेहोश हो गई। वो एक कमीज थी, एक वाइट कमीज जो खून से सनी हुई थी। शहर इंदौर। यहाँ डॉक्टर अश्विन नाम का एक जाना माना डॉक्टर रहता था। सोसाइटी में उसकी काफी इज्जत थी और लोग उससे काफी मानते भी थे। पर इस परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपी थी डॉक्टर अश्विन की काली करतूतें। एक मर्डरर जो सोसाइटी के हर उस रूल को फॉलो करता था जो उसे एक नेक इंसान का दर्जा देती थी।
पर उसके शैतानी दिमाग में कुछ और ही चलता था। ये स्टोरी है डॉक्टर डेथ की। इंस्पेक्टर प्रिया मीटिंग रूम के बाहर डॉक्टर अश्विन के केस के बारे में अपनी सुपीरियर्स को ब्रीफिंग देने के लिए वेट कर रही थी। डॉक्टर अश्विन के केस ने मीडिया में काफी हलचल मचा दी थी और हर पल कोई न कोई नई जानकारी सामने आ रही थी। यहाँ तक कि इंदौर के मेयर भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में होने वाली ब्रीफिंग के लिए मौजूद थे। अश्विन के घर में मिले बेसमेंट ने पुलिस को काफी चौंका दिया था, पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सैकड़ों पेशेंट्स की डिटेल से भरी पड़ी बुक्स ने एक सनसनी पैदा कर दी थी। ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर से लेके जो ड्यूटी पर नहीं थे उन सभी ऑफिसर्स को बुलाया गया और हर एक पेशेंट की जानकारी इकट्ठा करने का काम दिया गया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रिया भी थोड़ी टेंशन में थी, और हो भी क्यों ना, जिस केस पे उन्होंने इतनी मेहनत की थी वो केस अगर समय पर क्लोज नहीं हुआ तो स्पेशल ब्रांच को सौंपने की तैयारी चल रही थी। प्रिया को किसी भी हालत में इस केस को क्राइम ब्रांच के हाथ में जाने नहीं देना था। उन्होंने अपने सुपीरियर्स और मेयर को काफी डिटेल में ब्रीफिंग दी, और इन सब चक्रों में पिस रही थी सोनाली। सब इंस्पेक्टर भोंसले की डेस्क पर वो ना जाने कितने घंटों से रो रही थी। उनसे काफी कड़ी पूछताछ की गई और अंत में इंस्पेक्टर प्रिया के सुपीरियर इस चीज पर एग्री हो गए कि सोनाली को अपने हस्बैंड के क्राइम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बेगुनाह है। एक बार जब ये बात साफ हो गई कि सोनाली का इस केस में कोई हाथ नहीं है, प्रिया ने भोंसले को जिम्मेदारी सौंपी कि वो सोनाली को एक ऐसी स्थिति में लेके आए जहां उससे बात की जा सके। प्रिया को लग रहा था जैसे ही सोनाली को उसके हस्बैंड के सारे गुनाहों के बारे में पता चलेगा वो खुद ही आगे से पुलिस को मदद करेगी। अश्विन ने 1994 में फेक गैस एजेंसी शुरू की थी। हाँ। ऐसा लगता है कि अश्विन को फेक गैस एजेंसी चलाने का आइडिया अपने फ्रेंड से मिला जिसने उसे धोखा दिया था। मिसेस शर्मा, आपको जरा सा भी कभी शक नहीं हुआ कि जब सारे पैसे अश्विन का दोस्त लेके भाग गया तो फिर ये गैस एजेंसी शुरू करने के पैसे उसके पास कहां से आए? सोनाली ने इस बारे में थोड़ी देर सोचकर कहा, अश्विन और मेरी इस बारे में बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने लोन लिया है। मिसेस शर्मा, आपके हस्बैंड ने आपसे झूठ बोला था। उन्होंने कोई लोन नहीं लिया था। उसी दौरान उसने अपने राइट हैंड चौधरी को फेक गैस एजेंसी रैकेट चलाने के लिए हायर किया था ताकि गैस एजेंसी के साथ साथ वो अपना क्लिनिक भी चला सके। क्या चौधरी? उसका इन सब से क्या लेना देना है? क्या वो भी इस रैकेट का हिस्सा है? आपको ये सब कैसे पता चला? हमने कल रात ही चौधरी को मर्डर के अपराध में गिरफ्तार कर लिया था। क्या? मर्डर? किसका मर्डर? सोनाली को सब इंस्पेक्टर भोंसले की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो उसे बहन मानता था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सबसे प्यार से बात करता था, वो एक मर्डरर है। ये सब वो सोच ही रही थी कि तभी भोंसले ने कहा, अश्विन और चौधरी सिर्फ फेक गैस एजेंसी नहीं चलाते थे। हमने चौधरी से पूरे दिन पूछताछ की है और उसी के बयान के आधार पर आपके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है। पर मर्डर? आप क्या कहना चाहते हैं? भोंसले अब खुद सोच में पड़ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस के इस नौकरी में उन्हें ये भी दिन देखना पड़ेगा जहां वो किसी की वाइफ को बैठ के ये बता रहे हों कि उसके हस्बैंड ने कैसी कैसी वारदातों को अंजाम दिया है। और इसी बीच सबूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर दिन अश्विन और उसके करतूतों के बारे में नई नई चीजें, नए नए अपराध सामने आ रहे थे। सब इंस्पेक्टर भोंसले को भी कोई अंदाजा नहीं था कि केस क्लोज होने तक डॉक्टर शर्मा का नाम और कितने क्राइम्स में आने वाला है। इंस्पेक्टर प्लीज बताइए, क्या सच में चौधरी ने मर्डर किया है? और क्या मेरे हस्बैंड ने भी? भोंसले सवाल के जवाब देने के लिए हिचकिचा रहे थे। फिलहाल हम सारे सबूतों को इकट्ठा करने में लगे हैं। हम उनके पूर्व सहकर्मी, पेशेंट्स, क्लाइंट्स और उन सब से बात कर रहे हैं जो इस फेक गैस एजेंसी का शिकार हुए हैं। सोनाली भोंसले के इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे सच बताइए।
क्या मेरे हस्बैंड ने किसी को जान से मारा है? भोंसले अब इस बात को और नहीं छुपा सकते थे। आखिर में उन्होंने बता ही दिया। हाँ, मुझे डर है कि उन्होंने भी मर्डर किया है। अश्विन ने ऐसा क्यों किया? कब किया? कितने लोगों को मारा है उन्होंने? भोंसले का जवाब सुनते ही सोनाली ने सवालों की बौछार कर दी। हमें अब तक ये नहीं पता है कि उन्होंने कितने लोगों का कत्ल किया है। हमारे पास सारी डिटेल्स और एविडेंस नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने बहुत ही चालाकी से सारे एविडेंसेस को छुपा दिया या नष्ट कर दिया है। हमें यह भी नहीं पता है कि चौधरी का इसमें कितना हाथ था। हम नहीं जानते कि इस स्कैंडल में वो किस हद तक शामिल था। शायद उसे इस स्कैंडल के बारे में सब कुछ पता है। चौधरी और मेरे हस्बैंड काफी क्लोज थे। वो दोनों साथ में लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते थे। कम से कम हफ्ते में 2 बार वो दोनों ट्रिप्स पर जाते ही थे। मुझे लगता था वो बिजनेस के सिलसिले में जा रहे होंगे, पर अब मुझे लगता है कि उन ट्रिप्स के पीछे कुछ और ही कारण था। आप बिल्कुल सही कह रही है मिसेस शर्मा। आपके हस्बैंड और चौधरी राजस्थान आते जाते रहते थे। वहां जाकर वो हाईवेज पर ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगते थे और बीच रास्ते में ही उन ड्राइवर्स का कत्ल कर देते थे। फिर ट्रक को चुराकर अपने साथ ले जाते थे। ये सुनकर सोनाली के होश उड़ गए। उसे एकदम से उनकी पहली मुलाकात याद आई जब वो 20 साल की थी और डॉक्टर अश्विन उन्हें शादी के लिए देखने आए थे। पहली मुलाकात में सोनाली को अश्विन एक ब्रूटल ऑनेस्ट इंसान लगे थे। सोनाली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अश्विन ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, पर भोसले ने उन्हें समझाया कि जो भी वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। सोनाली को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसका एक हिस्सा कह रहा था कि उसे अपने हस्बैंड के साथ खड़ा होना चाहिए, पर इन सब घिनौनी वारदातों के बारे में सुनने के बाद उसने इस विचार से परहेज कर लिया। अश्विन ने जो किया था उसके बाद वो कतई उसका सपोर्ट नहीं कर सकती थी। सच कहे तो उसे सबसे ज्यादा शौक अश्विन के दिए बिट्रेयल से हुआ था। सोनाली को जब अश्विन शादी के लिए पहली बार देखने गया था, उस समय सोनाली शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके काफी सारे सपने थे, उसे आगे पढ़ना था, पर जब वो अश्विन से मिली तब उन्होंने अपना मन बदल लिया। अश्विन के साथ रहने के लिए उसने अपने ड्रीम्स, करियर और स्टडीज सब कुछ छोड़ दिया, पर अब उसके सामने अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जहां वो बस अकेली खड़ी थी, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। वो निराश हो चुकी थी। उसे अब अपने फ्यूचर की भी चिंता सताने लगी थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस की बातों पर विश्वास किया जाए या नहीं। अश्विन पूरे देश में लोगों का कत्ल करते घूम रहा था, पर क्यों, किस लिए? ठंडे पानी की बूंदें शरीर पर पड़ते ही चौधरी हड़बड़ाते हुए उठ गया। अभी तक इस चौधरी ने कुछ बताया? नहीं मैडम, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। सुन बे चौधरी, अगर तूने अभी मुंह नहीं खोला तो तेरी जुबान खींच के तेरे हाथों में दे दूंगी। और ये डंडा देख रहा है ना, जब तक ये टूट नहीं जाता तब तक तेरी खातिरदारी की जाएगी। इसलिए अभी जो मैं पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब मुझे मिलना चाहिए। हाँ मैडम, मैं बताता हूँ। चल बता, तूने ये ट्रक कहाँ से चुराया? मैडम, मैं और मेरा साथी राजस्थान में हाईवे से ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगते थे और फिर उनका कत्ल करके ट्रक के साथ फरार हो जाते थे। फिर ट्रक में रखे सामान को बेच देते थे और किसी को कुछ पता ना चले इसलिए ट्रक के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पर बेचते थे। और ये तेरा साथी कौन है, कहाँ है? इंस्पेक्टर प्रिया के इस सवाल पर चौधरी ने चुप्पी साध ली। मैडम, मैं सब बताता हूँ। मैं सब बताता हूँ, बस मारना बंद कीजिए। मैं सब बताता हूँ। मैडम, मेरे साथी का नाम डॉक्टर अश्विन शर्मा है। डॉक्टर का नाम सुनते ही सारे पुलिस वाले चकरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डॉक्टर ट्रक ड्राइवर्स की हत्याओं में कैसे शामिल हो सकता है। तू सच बोल रहा है ना? तेरा दूसरा साथी डॉक्टर अश्विन शर्मा है। देख, झूठ बोलेगा तो और मार पड़ेगी। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा साथी डॉक्टर अश्विन शर्मा ही है।
वो ही इन सब अपराधों का मास्टरमाइंड है। मैं तो उनके यहाँ बस काम करता हूँ। भोसले, जरा पता करो ये डॉक्टर अश्विन शर्मा कौन है। तब तक मैं इसकी खबर लेती हूँ। जी मैडम। क्या उन्होंने ये सब पैसों के लिए किया था? हाँ, अभी तक की जांच से तो यही लग रहा है। अश्विन ने ये सब पैसों के लिए किया था। ट्रक ड्राइवरों की हत्या करने के बाद अश्विन और चौधरी ट्रक लेकर फरार हो जाते थे और उस ट्रक में रखे माल को बेच देते थे। साथ ही साथ ट्रक को भी बेच देते थे। कुल मिलाकर हर एक ट्रक के पीछे उन्हें करीब 40 से 50 हजार मिलते थे। ये सब आपको चौधरी ने बताया? हाँ, पर अभी भी उसने सब कुछ नहीं बताया है। हमने काफी कोशिश की उससे सच उगलवाने की, पर वो पूरी बात नहीं बता रहे हैं। जैसे कि उसने अभी तक ये नहीं बताया कि उन दोनों बॉडीज के साथ उन दोनों ने क्या किया। हमें पता तो है कि वो ट्रक चुराते समय ड्राइवर्स की हत्या कर देते थे, पर इस चीज को साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन चौधरी ने हमें इतनी जानकारी तो दे ही दी है कि हम आगे की कार्रवाई कर सके। पिछले 3 महीने से हम उनके ब्रोकर्स के साथ संपर्क में हैं। जो लोग उनसे माल लेते थे, ऐसे सारे लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही साथ जहां वो ट्रक के पार्ट्स को बेचते थे, उन गैराजेस से भी हमने बात की है। क्या आपने उन्हें इसी तरीके से पकड़ा? हाँ और ना भी। वो दोनों काफी शातिर है। उन्होंने कुछ मौकों को छोड़कर कभी सेम जगह पर माल को बेचा नहीं। हमारा अंदाजा है कि ये सब वो पिछले 5 साल से कर रहे थे, या शायद उससे भी काफी पहले से। पिछले कुछ महीनों से हमने इन्वेस्टिगेशन को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया था। कुछ मौकों पर ट्रक को चुराने के बाद उनके पास ट्रक्स के पार्ट्स बेचने का समय नहीं होता था, और हमें लगता है कि ये सब लगातार होने लगा। तब ट्रक्स के पार्ट्स करने के बजाय उन्होंने पूरे के पूरे ट्रक्स को ही बेचना शुरू कर दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो ये सब ट्रक्स इंदौर के लोकल वेंडर्स को बेचते थे। सोनाली स्कैंडल की डिटेल्स को सुन के चौंक तो गई थी, पर अब उसे इस केस की तह तक जाना था। अब सोनाली ने रोना बंद कर दिया था और सब इंस्पेक्टर भोंसले की बातों को वो काफी ध्यान से सुन रही थी। और पुलिस को इन अपराधों की भनक लग गई? हाँ, हमने राजस्थान पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। जो भी ट्रक्स और ट्रक ड्राइवर्स लापता थे, उनके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही मिसिंग ट्रक्स के बारे में जानकारी मिलती थी, हम उन जगहों पर तलाशी करने लगे जहां अमूमन ऐसे ट्रक्स को बेचा जाता है। ये काफी लंबा और डिफिकल्ट प्रोसेस ऑपरेशन था। इंदौर और राजस्थान के बीच जांच करने में हमें लगभग 3 महीने लग गए, पर आखिरकार हमें पिछले हफ्ते कुछ ट्रक्स मिले जिन्हें चौधरी बेचने की कोशिश कर रहा था। फिर हमने चौधरी को भी ढूंढ निकाला और उसे अरेस्ट कर लिया। अगर चौधरी ने सब कुछ कबूल कर लिया है तो आप मेरे हस्बैंड से पूछताछ क्यों कर रहे हो? उनसे पूछताछ करके आपको क्या पता चल जाएगा? चौधरी ने सब बता तो दिया है। मिसेस शर्मा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, चौधरी ने हमें काफी चीजें बताई है, पर उसने अभी तक सब कुछ नहीं उगला है। हमें अभी तक उनके सारे अपराधों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। हम नहीं जानते कि उन्होंने कितने लोगों का खून किया है। हमें काफी सारी चीजें पता करनी है, पर हाँ, हमारे पास इतने सबूत तो है ही कि आपके हस्बैंड को कन्फेशन देना ही पड़ेगा। सोनाली को अब तक काफी चीजें पता चल चुकी थी। अपनी आंखों को बंद करके वो सब बातों के बारे में सोचने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सोनाली को रोते हुए देख के सब इंस्पेक्टर भोसले ने मान लिया कि उन्होंने काफी सारी चीजें सोनाली को बता दी हैं, और कुछ समय बाद उन्हें अपने हस्बैंड के और कई क्रूर अपराधों के बारे में पता चलने वाला था। पर भोसले ने डिसाइड कर लिया था कि इन सब के बारे में सोनाली को बताने वाले वो नहीं होंगे। भोसले ने अब पहले ही उन्हें इतनी जानकारी दी थी कि सोनाली की नींद उड़ गई थी। शायद अब वो अपने मन में कई सवालों को लेके उलझी होंगी। अपनी शादी, अश्विन, अपनी पूरी जिंदगी, इन सबको उन्होंने सवालों के कटघरे में खड़ा किया होगा। सोनाली की हालत देखकर भोसले ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उन्हें अश्विन के घर की बेसमेंट में जो दहला देने वाला क्राइम सीन मिला था, उसकी जानकारी नहीं देंगे। वो नहीं चाहते थे कि सोनाली और सहम जाए। डॉक्टर अश्विन शर्मा की दहला देने वाली करतूतों की ये बस एक झलकी थी। शहर इंदौर।
यहाँ डॉक्टर अश्विन नाम का एक जाना माना डॉक्टर रहता था। सोसाइटी में उसकी काफी इज्जत थी और लोग उससे काफी मानते भी थे। पर इस परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपी थी डॉक्टर अश्विन की काली करतूतें। एक मर्डरर जो सोसाइटी के हर उस रूल को फॉलो करता था जो उसे एक नेक इंसान का दर्जा देती थी, पर उसके शैतानी दिमाग में कुछ और ही चलता था। ये स्टोरी है डॉक्टर डेथ की। पुलिस ने डॉक्टर त्रिपाठी से अश्विन के बारे में पूछताछ की। डॉक्टर त्रिपाठी अंबा देवी हॉस्पिटल के चीफ सर्जन हैं, जहां डॉक्टर अश्विन ने कथित तौर पर 1996 से 1998 तक काम किया था। अश्विन के बारे में डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया, मुझे जितना याद है वो एक नेक इंसान थे। सब लोगों के साथ काफी पेशेंटली बिहेव करते थे। वो अपने प्रोफेशन से काफी लगाव रखते थे और उतने ही डेडिकेटेड भी थे। डॉक्टर त्रिपाठी की बातों को सुनने के बाद इंस्पेक्टर प्रिया और सब इंस्पेक्टर भोंसले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये उनका 19वां इंटरव्यू था, पर उन्हें एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने अश्विन के बारे में कोई नेगेटिव बात की हो। सभी लोगों ने अश्विन के बारे में काफी अच्छी बातें बोली। इस केस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला था कि डॉक्टर अश्विन ने 90 के दशक में कई हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया था। प्रिया के सुपीरियर्स का मानना था कि इन डिटेल्स से केस में कोई मदद नहीं मिलने वाली। इन सब चीजों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि अश्विन ने हॉस्पिटल्स में जो काम किया था वो कोई नॉर्मल डॉक्टर जैसे प्रैक्टिस करता है वैसा ही था, और वैसे भी उसने अपने घिनौने वारदातों को अंजाम देने के लिए चौधरी को काम पर रखा ही था। पर ना जाने क्यों प्रिया को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे मन ही मन लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया को शक था कि अश्विन शायद लोकल गैंग्स के साथ मिलकर जब जरूरत होती थी तब सर्जरी करते थे, या फिर वो उन हॉस्पिटल्स में इलीगल सर्जरीज को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब ये सब साबित करने के लिए उनके पास जरूरी सबूत नहीं थे। अश्विन ने जिन जिन हॉस्पिटल्स में काम किया था उन सभी हॉस्पिटल्स को इंस्पेक्टर प्रिया ने अपनी टीम के साथ विजिट किया। वहां काम कर रहे हर एक डॉक्टर, नर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से उन्होंने बात की। चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। ना किसी ने अश्विन को क्रिटिसाइज किया और ना ही उनके बारे में एक भी नेगेटिव बात कही। इंस्पेक्टर प्रिया को लगा था कि अश्विन के पुरानी कलीग से बात करके उन्हें कुछ सुराग मिल सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके हाथ निराशा ही लगी। अश्विन की गिरफ्तारी को अब 1 हफ्ता हो गया था, पर प्रिया इन गुनाहों के पीछे के मोटिव को ढूंढने में नाकाम रही थी। अश्विन ने चोरी की बात को कबूल कर लिया, पर जिन ट्रक ड्राइवर्स को अश्विन और चौधरी ने मारा था उनकी बॉडीज अभी भी नहीं मिली। और अगर यही हालत रही तो अश्विन ने जो कत्ल किए थे उन्हें कोर्ट में साबित कर पाना प्रिया के लिए काफी मुश्किल रहता। प्रिया की सुपीरियर्स भी उन्हें सोनाली पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कह रहे थे। उन्हें लगता था कि सोनाली को अश्विन की करतूतों के बारे में कुछ न कुछ पता जरूर है, पर प्रिया को नहीं लगता था कि सोनाली इन अपराधों के बारे में कुछ जानती होगी। उन्हें यकीन था कि सोनाली के इस केस में कोई लेना देना नहीं है। सोनाली के लिए ये सब काफी शर्मनाक था और उसे वो बखूबी पता था। सोनाली ने पहले दिन ही प्रिया को बता दिया था कि जब उन्हें पता चला उनके हस्बैंड ने उन्हें कितने अंधेरे में रखा था, वो खुद को काफी बेवकूफ समझ रही थी। इसी आशा में कि उसे अपने हस्बैंड के केस में कोई अपडेट मिलेगा, सोनाली रोज पुलिस हेडक्वार्टर्स के चक्कर लगाती थी। गिरफ्तारी होने के बाद सोनाली अभी तक अश्विन से एक बार भी नहीं मिली थी। जब भी मिलने का मौका मिलता सोनाली मना कर देती। प्रिया के सुझाव पर सोनाली ने उस घर में रहना बंद कर दिया था। वैसे भी वो एक क्राइम सीन था। फिलहाल वो अपने एक फ्रेंड के यहां रहती थी। अगर आप ऐसी कोई चीज सोच सकें जो हमारी मदद कर सकती है तो ये केस और आपकी परेशानी दोनों जल्दी खत्म हो जाएंगे। काश हमें ये पता चल जाता कि बेसमेंट किस लिए बनाया गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? आप हमारे बेसमेंट की बात कर रहे हैं? तो आप ये कह रही हैं
कि बेसमेंट क्यों बनाया गया था, ये पता है आपको? सोनाली ने हाँ में सर हिलाया। प्रिया और भोसले तुरंत सोनाली के पास जाकर बैठ गए। क्या आप हमें बता सकती हैं डॉक्टर अश्विन ने बेसमेंट क्यों बनवाया था? और हाँ, प्लीज किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाइए मत। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मेरे पास सारे डिटेल्स नहीं हैं, पर हाँ, अश्विन उस बेसमेंट को अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे। प्रैक्टिस? आप थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं? लगभग 10 साल पहले उन्होंने बेसमेंट में काम शुरू किया था। वो लाशों को लेकर आते थे और उन पर सर्जरी की प्रैक्टिस करते थे। क्या कभी आपने किसी डेड बॉडी को देखा है? नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मुझे परेशानी ना हो इसलिए अश्विन हमेशा रात को ही उन डेड बॉडीज पर काम करते थे। सोनाली ने एकदम से चुप्पी साध ली। सोनाली को एकदम से एहसास हुआ कि उसने अभी अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहा है। मैं कितनी बेवकूफ थी ना। वहां कोई डेड बॉडीज नहीं थी जिन पर वो सर्जरी की प्रैक्टिस करते थे, बल्कि उस बेसमेंट में वो उन इनोसेंट ड्राइवर्स की बॉडीज को कट करते थे। सोनाली को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसकी नाक के नीचे कितना बड़ा अपराध हो रहा था तो वो रोने लगी। उसे हमेशा लगता था कि अश्विन डेड बॉडीज पर काम कर रहे हैं, पर असल में वो अपने शिकार को ठिकाने लगा रहे थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। प्रिया की सुपीरियर्स ने उन्हें मिसेस शर्मा से और कोई सवाल ना करने को कहा, लेकिन अब प्रिया निश्चिंत थी। सोनाली ने जो जानकारी दी वो उसके लिए काफी थी। अगले दिन अश्विन और चौधरी को इंटरोगेशन के लिए साथ में बैठाया गया। भोसले और बाकी ऑफिसर्स ने मिलकर उन सभी लोगों की जानकारी जुटा ली थी जिनका नाम उस केस बुक में मेंशन था। अश्विन के अपराध का पूरा कच्चा चिट्ठा अब खुल गया था। डॉक्टर डेथ नाम काफी सूट करता है तुम पर। तुम दोनों जितना कोऑपरेट करोगे हम उस हिसाब से जज से तुम्हारी सजा की बात करेंगे। तुम्हारे केस बुक्स में लिखे हुए सारे लोगों की जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है और उनसे बात भी हो गई है। हमें तुम्हारे इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैंडल के बारे में सब पता चल गया है। अश्विन ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। अगर कोई अश्विन के चेहरे को देखता तो यही कहता कि एक हत्यारा अभी भी कैसे मुस्कुरा सकता है। अश्विन ने अपने गुनाहों को कन्फेस करने के लिए काफी टाइम लगाया और उस कन्फेशन के पीछे एकमात्र कारण थी सोनाली। प्रिया ने अश्विन को बता दिया था कि सोनाली को सब पता चल चुका है। वो बेसमेंट में क्या करता था, कैसे वो अपने शिकार को ठिकाने लगाता था, इन सब के बारे में सोनाली को पता चल गया था। पर अश्विन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सोनाली को और सवालों का सामना करना पड़े। पहले ही उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। अपने वाइफ को पुलिस की तरफ से और कोई परेशानी ना हो इसलिए उसने कन्फेशन दिया था। मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बस एक बिजनेस आइडिया के रूप में देखा था। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ऑर्गन डोनर की तादाद उस मामले में काफी कम है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बिजनेस से काफी पैसा कमाया जा सकता है। फिर तूने इसे अंजाम कैसे दिया? ट्रक ड्राइवर्स का खून करने के बाद हम उनकी बॉडीज को कहीं दफना देते थे या किसी नदी में फेंक देते थे, पर ऐसा करना काफी रिस्की था। और उसी समय मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इन ड्राइवर्स की बॉडीज को फेंकने के बजाय उनके बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाए। ये काफी फायदे का सौदा था। पर आखिर तूने क्लाइंट्स को कैसे ढूंढा? मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहां से। उनके पास पूरे स्टेट में जिन जिन पेशेंट्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत थी उन सब की लिस्ट थी। हम पेशेंट्स की डिटेल्स लेते थे और उन्हें ट्रक ड्राइवर्स से मिलवा के देखते थे, और अगर किसी के साथ मैच हो गया तो उसके ऑर्गन्स लगा देते थे। तुमने पिछले 10 सालों में ऐसी कितनी सर्जरीज की हैं? अश्विन शुरुआत में सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा झिझक रहा था, पर अब उसे समझ आ गया था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार उसने मुंह खोला। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, शायद 100 या 200। सच कहूं तो 50 सर्जरीज के बाद मैंने काउंट करना ही छोड़ दिया था। डॉक्टर अश्विन शर्मा पर रॉबरी, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर, सेल ऑफ स्टोलन गुड्स और इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के आरोप लगाए गए। कोर्ट ने अश्विन को उम्र कैद की सजा सुनाई।
डॉक्टर अश्विन ने एग्जैक्टली कितने अपराध किए थे, कितने लोगों को जान से मारा था, इसका कभी पता नहीं चल सका। प्रिया और भोंसले बस अंदाजा ही लगा सकते थे। उन्होंने इस मैटर को किसी के साथ भी डिस्कस करने से मना कर दिया, यहाँ तक कि अपने सुपीरियर्स के साथ भी। उन्होंने कोर्ट के सामने बस उन्हीं केसेस को रखा जिनके बारे में उनके पास पूरी जानकारी और पुख्ता सबूत थे। पर उन्हें सच पता था, वो स्कैंडल को पूरी तरह से समझ चुके थे। सब इंस्पेक्टर भोंसले को ही सबसे पहले सच्चाई का एहसास हुआ था। प्रिया मैडम, मैंने पहले दिन जब उस बेसमेंट को देखा तब मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आया वो ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी इस डॉक्टर का पेशेंट नहीं बनना चाहूंगा। भोंसले, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहना क्या चाहते हो? आज तक मैंने जितने भी क्राइम सीन्स देखे हैं उसमें से सबसे घिनौना क्राइम सीन था ये। वो जगह काफी गंदी थी। आपको वो केस बुक्स याद है? हम सब उन केस बुक में दर्द पेशेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब हमने जांच पूरी की तब ये पता लगा कि कुल 125 लोगों में से अभी बस 30 से 40 लोग ही जिंदा है। बाकी सब बहुत पहले ही मर चुके हैं। मर चुके हैं? ये कैसे पॉसिबल है? उनका तो ट्रांसप्लांट हुआ था ना? यही तो बात है प्रिया मैडम, हम कभी भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाएंगे, पर मेरा पूरा भरोसा है कि बेसमेंट के उस ऑपरेशन थिएटर में जो गंदगी थी उसी की वजह से काफी पेशेंट्स को इन्फेक्शंस हुए होंगे जिनसे उनकी मौत हो गई। उन पेशेंट्स में से ज्यादातर तो कुछ ही हफ्तों में सर्जरी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से में मर गए होंगे। उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉक्टर अश्विन हर एक ट्रांसप्लांट के 5 से 7 लाख लेते थे। प्रिया और भोंसले ने जानबूझकर सोनाली से इन केसेस से जुड़ी कई सारी बातें छुपा कर रखी। पहले ही वो अकेली हो गई थी, खुद को संभाल पाना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था, और इस स्कैंडल की वजह से उन्हें जो सदमा पहुंचा था वो अलग। इस स्थिति में प्रिया और भोंसले सोनाली को उसके हस्बैंड की हैवानियत के बारे में कम से कम बताना चाहते थे। सोनाली ने अश्विन से डिवोर्स ले लिया और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने की कोशिश में लग गई। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रिया के मन में सोनाली के लिए काफी सिंपैथी भी बन गई थी। केस क्लोज होने के बाद भी प्रिया ने सोनाली की काफी मदद की। प्रिया की मदद से सोनाली को एक हाई स्कूल में टीचर की जॉब भी मिल गई। आखिरकार इतने सालों बाद सोनाली को अपने सपना साकार करने का मौका मिला था। अश्विन से मिलने के बाद उन्होंने अपने सपने को कहीं दफन कर दिया था, पर आज वो उन सपनों को फिर से जीने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को कहीं दूर छोड़ दिया था और अब एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। प्रिया भी इस केस को क्लोज करके आगे बढ़ गई थी, लेकिन फिर काम नहीं करना चाहती थी।